जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज और मैं बीएसएफ में हूँ। ये मैं अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ और आज लाइव आने का एक मेन कारण है कि मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ, अत्यंत ही पीड़ा में हूँ मैं, और अपनी बात आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। ये है निक्सन का ऑफिस और मैं वैशाली में बैठा हूँ अभी वर्तमान में। एक बार देख लीजिए, ये वैशाली निक्सन का ऑफिस है और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं 2021 में इनसे एक फ्लैट बुक किया था और फ्लैट बुक किया था कुछ शर्तों पे इनसे। इन्होंने कुछ लिखित में हमें दिया है कि 151 उपहार देंगे आपको, फ्लैट के साथ 10 ग्राम का सोना देंगे। उसके बाद जब तक पोजीशन नहीं मिल जाता है तो आपको जो बैंक से ब्याज लिए हैं सबवेंशन प्लान में उसका ईएमआई मतलब उसका इंटरेस्ट पार्ट ये स्वयं देंगे। लेकिन ये सारी बातों से मुकर गए, क्योंकि यहाँ बिल्डर और बैंक के बीच में इतना बढ़िया गेम चल रहा है कि बिल्डर और बैंक 10वें मंजिल का डिमांड देते हैं और 8वें मंजिल बना रहता है वहाँ पे। उसके बाद ये लोग जैसे ही बैंक वहाँ आता है और बैंक जब आके सर्वे करता है तो देखता है कि वो 8वें मंजिल तक है, तो फिर 10वें मंजिल का वो पैसा देता नहीं है। हम लोग साइन करके बैंक में चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे उड़ीसा। इस बात का प्रमाण है कि जब हम छुट्टी में रहते हैं उसके बाद भी बैंक पैसा डिसबर्स करता है। तो इसका मतलब ये प्रमाण है कि हम सारे कागज एक साथ साइन करके बैंक को दे दिए थे कि जो भी यहाँ से डिमांड बिल्डर करेगा वो आप लोग पेड कीजिएगा। लेकिन जब चूंकि पोजीशन वहाँ बना नहीं है तो बैंक कैसे पेड कर देगा। ये लोग 10वें मंजिल की डिमांड करते हैं, 8वें मंजिल पे ये लोग पेमेंट भेज देते हैं। तो इस तरह डिले होता है और डिले होता है तो ये लोग डिले चार्ज हमारे ऊपर लगाते हैं। ये बिल्डर और बैंक के बीच का बहुत बड़ा गेम है जो समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और माननीय महाराज जी अपने योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। मैं जितनी बार छुट्टी से आता हूं और यहाँ आके इनके पास अनुनय विनय करता हूं और ये लोग हमारे सुनते नहीं हैं। लोग रेरा के अंतर्गत 23 दिसंबर में मुझे फ्लैट मिलना था, नहीं मिला। रेरा के डंडा के डर से ये लोग कागज का पेट भर दिए, यानी पोजीशन ऑफर का लेटर दे दिया हमें, लेकिन पोजीशन आज तक नहीं मिला है हमें। एचडीएफसी बैंक में मैं जब पैसा ट्रांसफर कराना गया, अब इसको समझना होगा आप लोगों को कि बिल्डर ने हमें लोन दिलाया था एस बैंक से और एस बैंक हमें चार्ज कर रहा था 14% होम लोन। मतलब भारत में कोई भी बैंक 14% नहीं ले सकता है, लेकिन एस बैंक हमसे लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जब मांगा जाएगा तो मैं दूंगा। तो 14% वो काटता था। जब मैं उसको ट्रांसफर कराने के लिए एचडीएफसी बैंक में गया तो एचडीएफसी बैंक ने हमसे टीपीटी और पीटीएम मांगा कि आप यह बिल्डर से लेके आइए। तो इन्होंने मेरे से डिमांड किया कि आप 5100 रुपया दीजिए तो आपको हम टीपीटी और पीटीएम देंगे। उसका भी प्रमाण है, मैंने 5100 रुपया दिया। 5100 रुपये देने के बाद इनकी ज्ञान चक्षु पता नहीं कैसे जगी और इन्होंने मेरे से फिर लिखित में नहीं फोन करके बताया कि 1 लाख रुपया और आप देंगे तो जाके आपको टीपीटी और पीटीएम मिलेगा। आप कल्पना कीजिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि लोग बंदूक लेके डरा के केवल पैसा कमाते हैं। यहाँ इस ऑफिस में सपने दिखा के भी लोगों का गला काटा जाता है। डरा के पैसे कैसे कमाए जाते हैं इन बिल्डरों से देखिएगा, आप समझिएगा। मोदी जी और योगी जी, आपसे निवेदन है कि देखिए कैसे यहाँ हमारा खून चूसा जा रहा है। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि एक छोटा मोटा आदमी आत्महत्या कर ले। ना ये लोग बैलेंस ट्रांसफर करने दे रहे हैं मेरा और ना ही मुझे पोजीशन दे रहे हैं। मतलब 20,000 किराए पे मैं देके रहता हूँ, 20,000 और जो 18,000 इंटरेस्ट पार्ट कट रहा है, ये टोटल 38,000 महीने में मैं वेयर कर रहा हूँ।
केवल गलती इनकी गलती से। आप कल्पना कीजिए कि मैं उड़ीसा में पर डे 30 से 40 किलोमीटर हम लोग चलते हैं, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है हमारे पास, गवाह है, मैं मोबाइल में निकाल के दिखा दूंगा आपको। उसके बाद हमें एक लिमिट तनख्वाह मिलती है, और लिमिट तनख्वाह में मैं अपने बच्चे पालूं कि इन बिल्डरों का पेट पालूं। हम किसी के एक पैसे में लालच नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि जब जितना पैसा आप मांगे हैं मैं जब उतना दे दिया हूं, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उतने का हम सामान दे दीजिए। माननीय योगी जी, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं कि एक बार जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उसी तरह एक बार आप ऑपरेशन बुलडोजर चलाइए बिल्डरों के खिलाफ। हम तंग हो गए हैं एकदम से, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जितनी बार हम छुट्टी से आए हैं यहाँ पे, केवल मीठी गोली दे के यहाँ से भगा दिया गया है। लिखित में कुछ भी नहीं देंगे, पेनाल्टी पे पेनाल्टी ये लोग भरवा रहे हैं। आज तक 2021 से लेके जितना फ्लैट का कीमत है उससे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मैं दे रखा हूं, उसके बाद भी मुझे फ्लैट आज तक मिला नहीं। और मैं भारत की जनता से, समस्त भारत की जनता से, और विशेष करके मैं उत्तर प्रदेश और बलिया वासियों से निवेदन करता हूं कि सरहद पे रह के देख लीजिए, एक सरहद का सिपाही हूं, सरहद पे रह के 24 घंटे 7 दिन आपके लिए निगरानी करते हैं, ताकि आपकी नींद और आपका सुकून और चैन कोई छीन न ले, कोई हराम न कर ले। अब समय आपका है, आप हमारे लिए सिर्फ एक दिन खड़े हो जाइए, सिर्फ एक दिन, क्योंकि हमारे और हमारे परिवार के बच्चों का नींद, चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया गया है। इन्होंने छीन लिया है मेरा। मैं जानता हूं कि यह नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया इतनी ताकत है कि सोशल मीडिया मसाला नहीं देखती है। नेशनल मीडिया मसाला देखती है कि समाचारों में मसाला कितना है, लेकिन सोशल मीडिया खबरों की संवेदना को देखती है, संवेदनशीलता को देखती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कल ठीक 11 बजे मैं यहीं पीछे बगल में तड़कती धूप में यहीं आमरण अनशन पे बैठूंगा। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा, जिस माध्यम से सहयोग कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। अब समय आपका है, अब समय आपका है, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। और खास करके मैं सीमा सुरक्षा बल के सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इसमें मेरा जो भी सहयोग कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि तंग आ गया हूं सर। अगर छोटा मोटा आदमी होता तो अब तक आत्महत्या कर लिया होता इनसे तंग आके, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि अब लड़ाई इनसे अंतिम लड़ा जाए। और मैं ये भी जानता हूं कि इनसे लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनके पास लीगल एडवाइजर हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वकील करूं, मुकदमा करूं और इनसे केस लड़ूं। मैं जानता हूं कि बारिश की पहली बूंद जब राजस्थान में, रेगिस्तान में पड़ती है तो उसको दफन होना पड़ता है, फना होना पड़ता है, उसके बाद ही जाके बाढ़ आती है। तो मैं अब आ गया हूं इस रेगिस्तान की